Welcome. Today we will discuss the last topic of chapter first, Environment, NCERT क्लास 7। इस चैप्टर के 2 वीडियो पहले अपलोड किए जा चुके हैं, आप उन्हें जरूर देख लें। इकोसिस्टम क्या है? It is a system formed by the interaction of all living organisms with each other and with the physical and chemical factor of the environment in which they live। ऐसा एरिया जहाँ जो भी जीव हैं, ऑर्गेनिज्म हैं, वो आपस में मिलजुल कर रहते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। इसके साथ ही वो अपने आसपास के वातावरण से, अपने सराउंडिंग में जितने भी फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर हैं एनवायरनमेंट के, उनके साथ इंटरेक्ट करते हुए चलते हैं, तो हम इसे इकोसिस्टम कहते हैं। इसमें सभी ऑर्गेनिज्म एनर्जी के ट्रांसफर के द्वारा परस्पर जुड़े होते हैं, जिन्हें मैं आगे फूड चेन के द्वारा एक्सप्लेन करूंगी। बच्चों, आपके मन में क्वेश्चन अराइज होता होगा कि हमारी अर्थ पर इतनी सारी डाइवर्सिटीज कैसे पाई जाती है। लाइक इक्वेटर पे बहुत ज्यादा रेनफॉल होता है, इसी के साथ ही वहाँ एवरग्रीन फॉरेस्ट सदाबहार वन पाए जाते हैं, लेकिन डेजर्ट एरिया में देखने पर वहाँ रेनफॉल बहुत कम होता है, साथ ही में कंटीली झाड़ियाँ टाइप की वेजिटेशन पाई जाती है। इतना डिफरेंस क्यों है? Why the animal vegetation and the way people live vary from place to place? Are they related to each other? Yes, all plant, animal and human being depends on their immediate surrounding. They are also interdependent on each other. So we can say the relation between the living organism as well as the relation between the organism and their surrounding form an ecosystem। अभी हमने देखा कि किस तरह से किसी क्षेत्र के पर्यावरण का उस क्षेत्र की वेजिटेशन, एनिमल यानी ऑर्गेनिज्म में किस तरह से वहाँ रिलेशन होता है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी क्षेत्र के जो जीव हैं उनमें आपस का जो रिलेशन है, इसके साथ साथ ही उनका जो सराउंडिंग के साथ रिलेशन होता है, तो ये एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करता है, इकोसिस्टम का निर्माण करता है। पिक्चर में देखिए, ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक एल्की, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगी, फिश, इंसेक्ट आपस में इंटरेक्ट करते हैं। इसके साथ ही अपने सराउंडिंग में एनवायरनमेंट लाइक सनलाइट एंड हीट, वाटर, लैंड, इनके साथ भी इंटरेक्ट करते हैं और इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र को निर्मित करते हैं। ऑल प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग। सभी प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बीइंग अपने आसपास के वातावरण पर निर्भर करते हैं। ये देखिए फूड चेन बताई गई है कि किस तरह से सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म एनर्जी के ट्रांसफर के द्वारा परस्पर डिपेंड रहते हैं। इस फूड चेन में सबसे पहले प्लांट को बताया गया है, क्योंकि प्लांट सोलर एनर्जी, CO2 एंड वाटर की हेल्प से अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, और जो जिस प्रोसेस से फूड प्रिपेयर करते हैं उसे फोटोसिंथेसिस कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहा जाता है। और सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्लांट पर ही अपने फूड के लिए डिपेंड करते हैं, इसलिए इन्हें प्रोड्यूसर यानी उत्पादक कहा जाता है। इसके बाद सेकंड नंबर पे कंज्यूमर आते हैं, जिनकी 3 कैटेगरी होती है। फर्स्ट कैटेगरी में वेजिटेरियन आते हैं, सेकंड और थर्ड कैटेगरी में नॉन वेजिटेरियन आते हैं, जो परस्पर एक दूसरे पर फूड के लिए डिपेंड रहते हैं। ये देखिए यहाँ रैबिट को दिखाया गया है। जितने भी ग्रास ईटिंग एनिमल हैं लाइक रैबिट, गॉट एंड बैफेलो, काउ, ये सभी प्लांट पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। इसके बाद लॉयन, वोल्फ वगैरह, ये जितने भी सेकंड और थर्ड कैटेगरी के होते हैं, ये परस्पर एक दूसरे पर अपने फूड के लिए डिपेंड करते हैं। उसके बाद डिकम्पोजर आते हैं। डिकम्पोजर जो मृत वृक्ष होते हैं, प्लांट्स होते हैं, साथ ही में एनिमल बॉडीज होती है, उनको अपघटित करते हैं, मिट्टी में मिलाते हैं। मिट्टी में मिल करके ये प्लांट्स के लिए न्यूट्रिशंस का काम करते हैं, और वापस से प्लांट सोलर एनर्जी की हेल्प से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, और वापस से फिर ये जो कंज्यूमर होते हैं ये प्लांट को कंज्यूम करते हैं, एक दूसरे को कंज्यूम करते हैं। इस तरह से फूड चेन चलती रहती है। There could be an ecosystem of large rainforest, grassland, desert, mountain, lake, river, ocean and even a small pond। हर एक क्षेत्र का अपना एक अलग इकोसिस्टम होता है। रेन फॉरेस्ट का अलग इकोसिस्टम होगा, माउंटेन एरिया का अपना अलग पारिस्थितिकी तंत्र होता है, इस यहाँ तक कि एक स्मॉल पॉन्ड का भी अपना एक अलग इकोसिस्टम होता है। यहाँ पे ओशन को दिखाया गया है। ये डिफरेंट टाइप ऑफ फिशेज हैं, ये सी एनिमल हैं, ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ये प्लांट्स हैं, यहाँ पे वाटर है, और इनके आपस में जो इंटरेक्शन चलता रहता है वो यहाँ ओशन का इकोसिस्टम फॉर्म करता है। यहाँ पे डेजर्ट एरिया है, यहाँ पे सैंड ड्यून्स यानी बालू रेत के टीले पाए जाते हैं, बारिश कम होती है, इसलिए यहाँ की जो वेजिटेशन है ये इस तरह की पाई जाती है, कंटीली झाड़ियाँ, घास, और यहाँ के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इनका आसपास की सराउंडिंग के साथ जो इंटरेक्शन चलता रहता है वो डेजर्ट एरिया के इकोसिस्टम को फॉर्म करता है। नाउ टाइप ऑफ इकोसिस्टम, हालांकि ये आपके सिलेबस में आपकी बुक में नहीं है, बट थोड़ा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए मैंने इसे डाला है। द फर्स्ट
फर्स्ट वन इज टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। हमारी लैंड फॉर्म में हमारे भूमि पर जो पाया जाता है इकोसिस्टम, चाहे वो फॉरेस्ट का इकोसिस्टम हो, ग्रास लैंड का इकोसिस्टम हो, टुंड्रा यानी ठंडे प्रदेशों का इकोसिस्टम है और डेजर्ट का इकोसिस्टम है, वो सब टेरेस्ट्रियल में आता है। और एक्वेटिक में जो हमारा फ्रेश वाटर है, ड्रिंकिंग वाटर है, जो कि सी, पॉन्ड, इनका इकोसिस्टम, और मैरिन यानी ओशन का इकोसिस्टम, वो सब एक्वेटिक में आता है। एक बार और देखिए टाइप ऑफ इकोसिस्टम विद एग्जांपल। ये नेचुरल जो टेरेस्ट्रियल मैंने अभी आपको बताया ग्रासलैंड में है, ये देखिए किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पे ग्रेजिंग कर रहे हैं, काउ, बैफेलो, गोट, और ये यहाँ का आसपास का सराउंडिंग है, यहाँ की वेजिटेशन एंड ऑल, और यहाँ आपस में इनका इंटरेक्शन चलता रहता है और ये यहाँ के इकोसिस्टम को फॉर्म करते हैं। ये फॉरेस्ट का इकोसिस्टम है, ये डेजर्ट का इकोसिस्टम है। ये देखिए हर एक का इकोसिस्टम एक दूसरे से अलग है। नेचुरल में अगर हम देख रहे हैं तो ये मैरिन यानी ओशन का इकोसिस्टम है, यहाँ पे लेक यानी फ्रेश वाटर में लेक का इकोसिस्टम है। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम भी हमने डेवलप कर लिया है, लाइक एक्वेरियम अगर हम देखते हैं तो बिल्कुल उसको सी जैसा बनाने की कोशिश की गई है। और इसी तरह से क्रॉप फील्ड, ये दोनों ही आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के एग्जाम्पल हैं। नाउ हाउ ह्यूमन बीइंग मॉडिफाइड द नेचुरल एनवायरनमेंट। किस तरह से मनुष्य ने एनवायरनमेंट को मॉडिफाई किया। ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं के अनुसार एनवायरनमेंट को चेंज किया। अर्ली ह्यूमन अडॉप्टेड देमसेल्फ टू द नेचुरल सराउंडिंग, दे लेड ए सिंपल लाइफ एंड फुलफिल्ड देयर रिक्वायरमेंट फ्रॉम द नेचर अराउंड देम। अर्ली ह्यूमन जो आदि मानव होते थे, उनकी नीड्स बहुत ही कम, उनकी रिक्वायरमेंट्स बहुत ही सीमित होती थी, जिन्हें वे अपने आसपास के पर्यावरण से, नेचर से ही पूरा कर लेते थे और बहुत ही सिंपल लाइफ जीते थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ, ह्यूमन लर्न न्यू वे टू यूज एंड चेंज एनवायरनमेंट। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, डोमेस्टिकेट एनिमल्स एंड लीड ए सेटल्ड लाइफ। उन्होंने धीरे धीरे एग्रीकल्चर करना सीखा, पशुपालन करना सीखा और एक जगह पर निवास करना सीख लिया। द व्हील वॉज इन्वेंटेड, सरप्लस फूड was produced, barter system emerged, ट्रेड स्टार्टेड। धीरे धीरे पहिए का आविष्कार हुआ जिसने यातायात क्षेत्र में क्रांति ला दी। सरप्लस फूड, पहले जो अर्ली ह्यूमंस होते थे डेली बेसिस पे अपना खाना इकट्ठा करते थे, जो भी है मांस है या फिर फ्रूट्स है। लेकिन जैसे ही एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ, कृषि की शुरुआत हुई, काफी बड़े पैमाने पर धीरे धीरे फसल उगाने लग गए और यहाँ तक कि ग्रेन्स कई बार इनकी आवश्यकता से अधिक हो जाता था, जिससे कि सरप्लस फूड रहने लग गया था। और इसी के कारण बार्टर सिस्टम यानी वस्तु विनिमय प्रणाली की शुरुआत हुई। बार्टर सिस्टम क्या है? इट इज ए ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी। यह एक ऐसा व्यापार है जिसमें बिना मुद्रा के वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता है। उस समय तक मनी का इन्वेंशन नहीं हुआ था। एक व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति वस्तु विनिमय प्रणाली के द्वारा करने लग गया। यानी मेरे पास कोई ऐसी वस्तु है जिसकी आपको जरूरत है, सेम आपके पास भी ऐसी कोई गुड्स है जिसकी जरूरत मुझे है, तो हम दोनों उसका एक्सचेंज कर लेंगे। लाइक आई एम हैविंग पोटैटो एंड यू आर हैविंग टोमेटो, और मुझे टोमेटो की जरूरत है, आपको पोटैटो की है, तो हम एक दूसरे के साथ उसे एक्सचेंज कर लेंगे। और बाद में धीरे धीरे व्यापार स्टार्ट हो गया था और कमर्शियल डेवलपमेंट होने लग गया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एनेबल्ड लार्ज स्केल प्रोडक्शन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति, जो 18th सेंचुरी के लास्ट में इंग्लैंड से स्टार्ट हुई थी, उससे बहुत ही लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होने लग गया था मशीनरीज की हेल्प से। और जो प्रोडक्ट किए गए वस्तुएं होती थी, उनको खपाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में बहुत ही फास्टर चेंज हुए, बहुत ही तीव्र गति से परिवर्तन हुए। नई नई ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी डेवलप की गई। इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन मेड कम्युनिकेशन इजियर। इसी के साथ साथ एक सूचना क्रांति भी हुई, जिससे अब कम्युनिकेशन करना बहुत ज्यादा इजी एंड स्पीडी हो गया। ह्यूमन बीइंग मेक कार, मिल, फैक्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग कंटेनर। उसके बाद तरह तरह के डेवलपमेंट और किए हैं, अलग अलग मिलों की, फैक्ट्रीज की, विनिर्माणकारी इकाइयों की स्थापना की गई। दिस इज हाउ ह्यूमन बीइंग मॉडिफाई नेचुरल एनवायरनमेंट। और हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किस तरह से अर्ली ह्यूमन से लेकर आज तक कितना ज्यादा हमने डेवलपमेंट किया है। एक तरह से हमने एनवायरनमेंट को मॉडिफाई किया है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट भी सामने आ रहे हैं। एक तरह से हमने नेचर को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया है, डिफरेंट टाइप ऑफ पॉल्यूशन इंक्रीज हो गए हैं, जिससे कि हमें बचना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि अब आपके एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अंकिताज एकेडमी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, नीचे मैसेज बॉक्स में लिखकर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। 6 से लेकर 10 तक के और वीडियो हम डालने जा रहे हैं, सो अपना सजेशन जरूर दें।